नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज इस क्लास में हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान क्लास 10th के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें कि दो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और दोस्तों, ये जो हमने दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो लिए हैं, ये हमने दोस्तों चैप्टर है आपका सामाजिक विज्ञान का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो दोस्तों, हमने आपके सामाजिक विज्ञान के चैप्टर यूरोप का राष्ट्रवाद का उदय से हमने दो महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं दोस्तों, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि विस्तृत उत्तरी प्रश्नों में दोस्तों पूछे जाते हैं। और कह सकते हैं ये दोस्तों आपके 4 नंबर के, यानी कि दोस्तों आपने ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए, तो दोस्तों आपको इन दोनों में से दोस्तों हो सकता है आपको दोनों के दोनों प्रश्न ही आपको देखने को मिल जाएं। तो दोस्तों आपको इन दोनों प्रश्नों को लिख लेना है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, ये आपका दोस्तों पार्ट 2 है। तो दोस्तों ये जो आपका पार्ट 2 है, और पार्ट 1 के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो क्लास आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को जाकर के देख लें दोस्तों। तो दोस्तों अगर वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को जाकर के देख लें। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न क्या है, आप जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और लिखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ाना भी आपको स्टार्ट कर देते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए, चलिए कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। देखिए किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। आपको यहीं पर याद करा देंगे, आपको घर में याद करने की कोई जरूरत नहीं, आपको यहीं पर दोस्तों याद करा देंगे। ये प्रश्न जो है, दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम याद लेकर आए हैं, आपको यहीं पर याद करा देंगे। चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। तो दोस्तों आपको यहीं पर याद करा देंगे। देखिए कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ी। तो हमें पहले लिखना है कि 1789 की जो फ्रांसीसी जो क्रांति हुई, उसका दोस्तों फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़े, और फिर हमको लिखने कि यूरोप पर क्या प्रभाव पड़े। पहले हमको फ्रांस पर प्रभाव लिखने, फिर यूरोप पर क्या क्या प्रभाव पड़े, उनके बारे में दोस्तों हमें लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्या क्या हमारा क्या आंसर है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि 1789 में, या फिर दोस्तों हमसे इस तरीके से भी पूछ सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति के दो परिणाम लिखो, या अथवा करके भी पूछ सकता है, क्योंकि दोस्तों ये लॉन्ग क्वेश्चन है और 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं कि हमारा उत्तर आप लोगों इसका लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 1789 में फ्रांस में जो क्रांति हुई, 1789 में जो फ्रांस में जो क्रांति हुई, उसके फ्रांस व यूरोप पर निम्न प्रभाव पड़े। तो हमने पहले भी आपसे कह दिया कि दोस्तों हमसे पहले में फ्रांस पर प्रभाव लिखने, फिर हमको यूरोप पर प्रभाव लिखने। तो पहले हम हेडिंग डालेंगे फ्रांस पर प्रभाव। तो पहले हम हेडिंग क्या डालेंगे दोस्तों, फ्रांस पर प्रभाव। तो देखते हैं कि फ्रांस पर क्या क्या इसके प्रभाव पड़े दोस्तों। तो फ्रांस पर क्या क्या प्रभाव पड़े, तो देखिए किस तरीके से हम देखिए इसको लिखना भी स्टार्ट करते हैं। आप लोग लिखना भी स्टार्ट करते हैं कि ली वंश के शासन का अंत हुआ। जो ली वंश का जो शासन था उसका अंत हुआ और उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। तो दोस्तों किस तरीके से इसको लिखेंगे कि फ्रांस पर प्रभाव नंबर 1 डालेंगे, ली वंश के शासन का अंत हुआ। जिस तरीके से हम लिखा रहे हैं दोस्तों वैसे ही आपको लिखना है। तो ली वंश के शासन का अंत हुआ और उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। इस तरीके से आपको इसको लिखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट नंबर क्या है, नंबर 2 क्या है। नंबर 2 देखिए हम खुद से क्या कह रहा है। अब जब फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़े, तो फर्स्ट प्रभाव के बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रभाव क्या है, देखिए सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किए गए। तो दोस्तों सरकार द्वारा जो लोक कल्याणकारी कार्य किए गए, अब जैसे कौन कौन से कार्य हैं, क्या क्या कार्य किए गए, देखें क्या क्या कार्य किए गए, जैसे कि सड़कों, पुलों, नहरों, अस्पतालों आदि का निर्माण किया गया। तो किनका निर्माण किया गया दोस्तों, तो देखते हैं कि सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किए गए, जैसे कि सड़कों, पुलों, नहरों, अस्पतालों आदि का निर्माण किया गया दोस्तों। फिर देखते हैं कि इतना आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि
नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं कि इनको लिखते भी जाइए दोस्तों कि समानता स्वतंत्रता की भावना से भरे हुए समानता स्वतंत्रता की भावना से भरे हुए नए समाज की नींव रखी गई। ये नंबर 2 डालेंगे। अब नंबर 4 डालेंगे। नंबर 3 है, सॉरी ये नंबर 4 है। अब देखिए आंतरिक आयात निर्यात। अब जो आंतरिक आयात निर्यात है उसके जो शुल्क था वो हटा दिए गए। अब आंतरिक निर्यात के जो शुल्क थे वो हटा दिए गए दोस्तों। फिर देखते हैं क्या हुआ कि भार व नाप की एक समान व्यवस्था लागू की गई। तो दोस्तों ये हमने बात की थी कि यूरोप पर प्रभाव, फ्रांस पर प्रभाव, फ्रांस पर क्या क्या प्रभाव पड़े। तो हमने पहले पढ़ा ल्यू वंश के शासन का अंत हुआ। फिर हमने नंबर 2 पर पढ़ा कि सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किए गए, जैसे सड़कों, पुलों, नहरों, अस्पतालों आदि का निर्माण किया गया। फिर हमने दोस्तों पढ़ा कि समानता स्वतंत्रता की भावना से भरे हुए नए समाज की स्थापना हुई। फिर हमने दोस्तों पढ़ा कि आंतरिक आयात निर्यात शुल्क हटा दिए गए, साथ ही भार व नाप की एक समान व्यवस्था लागू की गई। इतना आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा और जल्दी जल्दी से एक बार इसको देख लें और रिवीजन कर लें ताकि आपको पूरा याद हो जाए। कहीं से भी आप कहीं से भी भूलें ना और आपको पूरा का पूरा मतलब ज्ञान हो जाए। चलिए आप लोगों ने इतना पढ़ लिया होगा। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए आप लोगों ने देख भी लिया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालेंगे यूरोप पर प्रभाव। अब हेडिंग डालेंगे क्या, यूरोप पर प्रभाव। अब देखते हैं यूरोप पर क्या क्या प्रभाव पड़े। तो यूरोप में भी राष्ट्रवाद को मजबूती मिली और राष्ट्र राज्यों का उदय होने लगा। देखते हैं कि यूरोप पर प्रभाव और नंबर 1 डालेंगे कि यूरोप में भी राष्ट्रवाद को मजबूती मिली और राष्ट्र राज्यों का भी उदय होने लगा। जहां पर भी ना समझ में आए आप हमसे पूछ लें और कमेंट में भी कर दें कि हमको ये नहीं समझ में आया, तो हम आपको उसका आंसर दोबारा बता देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा कि यूरोप के अन्य राष्ट्र के लोग भी मानवीय अधिकारों की मांग करने लगे। जो यूरोप के जो अन्य राष्ट्र के लोग जो थे वो मानवीय अधिकारों की मांग करने लगे। ये हमको यूरोप पर प्रभाव में लिखना है। फिर चलते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट नंबर 3 डालेंगे कि यूरोप में भी समाजवादी विचारधारा का प्रचार होने लगा। क्या लिखेंगे, यूरोप में भी समाजवादी विचारधारा का प्रचार होने लगा, जिस कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता के सिद्धांतों पर बल दिया जाने लगा। चलिए इतना याद रखेंगे और इतना आप लोगों ने लिख भी लिया होगा, उम्मीद है मुझे लिख लिया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और 2022 के लिए, 2023 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको याद रखेंगे और कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और हम लिखाना भी स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से क्या प्रश्न है, इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए, या इटली का एकीकरण प्रकाश डालना है, या फिर हमको लिखना है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करो, या फिर हमसे पूछ सकता है कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखो। इस तरीके से हमसे पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए, या फिर हमसे पूछ सकता है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करो, या फिर हमसे पूछ सकता है कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। तो दोस्तों चलिए हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आते रहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो पार्ट 3 पर होगी दोस्तों, और पार्ट 3 देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 3 जो होगी वो नेक्स्ट वीडियो जो होगी दोस्तों पार्ट 3 पर होगी, और ये जो आपका ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 है। चलिए बढ़ते हैं, इसका आंसर आप लोगों को लिखाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न है, चलिए क्या क्या आंसर हैं। चलिए लिखना स्टार्ट कर दें, और दोस्तों हम लिखाने की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए आपको हम इसका आंसर बताने जा रहे हैं। किस तरीके से लिखेंगे दोस्तों, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1, और नंबर 1 में क्या लिखेंगे कि इस समय इटली अनेक वंशानुगत, ये वंशानुगत लिखा है, इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैप्सबर्ग
साम्राज्य में बिखरा हुआ था। इस तरीके से आपको लिखना है नंबर 1। नंबर 1 में हमने क्या बोला क्या बोला दोस्तों कि इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब जो एक भाषा है इतावली भाषा, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। इतावली भाषा जो थी वो संपूर्ण इटली में बोली जाती थी। इतावली भाषा जो थी वो संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। इस तरीके से लिखेंगे। अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप प्रचलित थे, मतलब कि अनेक स्थानों पर ये अनेक रूपों में बोली जाती थी। इस तरीके से आपको लिखना है। और नंबर 1 नंबर 2 के बारे में हम बात कर चुके हैं दोस्तों। फिर हम बात करते हैं कि नंबर 3 हमारा क्या है कि विक्टर इमैनुएल द्वितीय। अब हम विक्टर इमैनुएल द्वितीय के बारे में बात करेंगे कि जो 1861 में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। इसको किसका राजा घोषित किया गया? एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। और 1870 में यह एकीकरण पूर्ण हुआ। किस तरीके से आपको लिखना है, आपको इस तरीके से आपको याद करना है दोस्तों। और फिर हम बढ़ते हैं कि 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में दोस्तों बात कर रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 नंबर के क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट नंबर पर लिखना है प्रश्न है ये हम आंसर बता रहे हैं। और आंसर ये आपका चल रहा है, किसका आंसर चल रहा है दोस्तों कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। सही से देख लीजिए, इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। और इसके हम दोस्तों 3rd नंबर तक बात कर चुके हैं, पहले से ही 3rd नंबर बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 4 के बारे में कि 1860 में दक्षिणी इटली व 2 सिलेसियों के बीच के राज्यों में सार्डिनिया पीडमांट के सैनिकों ने प्रवेश किया। जो सार्डिनिया पीडमांट के जो सैनिक जो थे उन्होंने 1860 में दक्षिणी इटली व 2 सिलेसियों के राज्यों में प्रवेश किया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं या फिर इसी तरीके से लिख सकते हैं। जिस तरीके से हम लिखा रहे हैं आपको इसी तरीके से नोट कर लेना है। और बढ़ते हैं फिर हम नेक्स्ट नंबर पर क्या कह रहा है हमसे। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है हमसे, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों, इसको लिखना है। यहाँ से लिखना है, यहाँ से कि सार्डिनी पीडमांट के प्रधानमंत्री कौन थे? कावूर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और फ्रांस व सार्डिनिया पीडमांट के बीच एक कूटनीतिक संधि की। ये आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा दोस्तों। और यहाँ से आपके 2 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हुए और ये आपके 2 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हुए दोस्तों। इस तरीके से आपको लिखना है कि सार्डिनी पीडमांट के प्रधानमंत्री कौन थे? कावूर थे। तो कावूर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और फ्रांस व सार्डिनिया पीडमांट के बीच एक कूटनीतिक संधि की। तो दोस्तों आज की क्लास को इतना ही रखते हैं दोस्तों। आज की क्लास आप लोग कमेंट में करके बताएं। और किसी भी आपको किसी भी सब्जेक्ट के अगर महत्वपूर्ण क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दें, उसके भी आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा देंगे दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पार्ट 3 नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो सोशल साइंस पार्ट 3 होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।